नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राजगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबला तो कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह और बीजेपी के मौजूदा सांसद रोडमल नागर के बीच है, लेकिन राजगढ़ सीट पर बयान बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के वायरल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह का जनाजा यहां से ऐसे निकाला जाए जैसे किसी आशिक का जनाजा निकाला जाता है। उनके इस बयान पर मंडला सीट से लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम भड़क गए और अब उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया कि वह अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आइए सुनते हैं। उन्होंने गलत बयान दिया है कि नहीं? क्या है? अरे आपके बारे में कुछ बोला था? क्या बोला है? कुछ जनाजे बोल के जनाजे निकाल दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के गढ़ में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो कि भाजपा की जमानत जब्त करा दो कि इसके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे। गंभीरता के साथ अपने दृष्टि पे काम कर रहा है। मैं तो राजा साहब आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो कूद जाते। आपकी गंभीरता जोरदार है। गंभीरता के साथ अपने दृष्टि पे काम कर रहा है। मैं तो राजा साहब आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो कूद जाते। आपकी गंभीरता। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि ओमकार सिंह मरकाम ही नहीं, पूरी पार्टी में बौखलाहट है, घबराहट है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जनता तैयार बैठी है मिस्टर बंटाधार को फिर एक बार घर बैठने के लिए। पहले भी ध्रुवीकरण के चलते दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया, पिछले लोकसभा में हराया, इस बार फिर जनता तैयार है। सुनिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए जो भाषा का उपयोग ओमकार सिंह मरकाम जी ने किया है, ये बेहद आपत्तिजनक है, अभद्र है और निचले स्तर का है। साथ ही कांग्रेस की बौखलाहट, छटपटाहट को दिखाता है। ओमकार जी, आप तो जानते हैं कि जनाजा अगर किसी ने निकाला है तो वो जनता ने निकाला है। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाया, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, पहले मुख्यमंत्री के पद से, पिछले लोकसभा में, और इस बार भी यही होने जा रहा है। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो जनता की भावना है, उसको स्वीकार करें बजाय कि निचले स्तर पर जाने की। तो ये बयानबाजियों का दौर और मध्य प्रदेश की राजनीति का गिरता स्तर, दोनों आप देख चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रोशनी यादव जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रोशनी यादव जी, सवाल की शुरुआत आपसे। ओमकार सिंह मरकाम जी ने वास्तव में दिग्विजय सिंह के साथ बहुत ही आत्मीयता दिखाई है और इस आत्मीयता दिखाने के चक्कर में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को ऐसे शब्दों से नवाज दिया कि वास्तव में इससे तो यही कहा जा सकता है कि राजनीति को शर्म आ रही है। क्या कूट देने की बात को आप किस तरह से लेती है, कांग्रेस किस तरह से लेती है कि अगर हमारे यहां कहे होते तो हम तो कूट दिए होते? कूटने का तात्पर्य क्या समझती है कांग्रेस? सवाल पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगी। जी नमस्कार। पत्रकार भी, ये विषय पहले हमें इसके पीछे जाना होगा कि ये इतना जो शब्द आया है वो क्यों आया। पूरे देश के गृह मंत्री, मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा सर्वोच्च पद होता है, उस पर नवोनीत जो हमारे गृह मंत्री हैं, और उसके बाद वो राजगढ़ यानी कि किसी के घर में जाते हैं, किसी के गृह जिले में जाते हैं, और आप अपने प्रचार प्रसार में जो है विकास के मुद्दों से भटक करके
अगर आपने 10 साल तक इस प्रदेश में और देश में अच्छा काम किया है, काम गढ़ने का काम किया है, तो आपको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह जी पर उन मुद्दों पर कटाक्ष करना चाहिए था कि आप मुख्यमंत्री रहे तो लेकिन आप क्या कहते हैं, ये एक गृह मंत्री जी के मुंह से ये शब्द शोभा देता है, ये भाषण शोभा देता है कि आसिफ का जनाजा हम धूमधाम से निकालेंगे। इसका मायना क्या होता है आप समझते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई खत्म हो जाता है और उसका जब राम नाम सत्य हो जाता है, तो मुझे लगता है ये इतनी अपमानजनक और इतनी घोर निंदनीय टिप्पणी, जब गृह मंत्री जैसे व्यक्ति के शब्द बिगड़ जाते हैं, बोल बिगड़ जाते हैं और कोई उसके घर में जाके उसको धमकी दे, एक तरह से उनके कहने का मतलब है कि मैं दिग्विजय सिंह जी आपको पकड़ के और आपका कूट करके मार करके आपका जनाजा निकलवाने की ताकत रखता हूं, मैं आपको जनाजा निकलवा दूंगा और ऊपर से मैं बैंड बाजे बजवा दूंगा, धूमधाम से इसका जो है हम जश्न मनाएंगे। तो ये जो टिप्पणी, मुझे लगता है कि इस पर सवाल होना चाहिए कि एक गृह मंत्री होकर के आप इस तरह की ओछी और इतनी अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। वहीं आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर बैठ करके वो भी जो है ना तो आर्थिक नीति पे बात करते हैं, ना विकास नीति पर बात करते हैं, किस तरीके से ये प्रदेश बेरोजगार, महंगाई और इतनी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन आज इनके भाषणों में धर्म आता है और धर्म पे भी हिंदू मुस्लिम मांस मछली बंटवारे की बातें करते हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, निर्लज्जता की सारी हदें पार कर देते हैं और ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय में जिनके बच्चों की संख्या ज्यादा है उनके लिए ऐसा कर दिया जाएगा, बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। सही मायने में इनको याद करना चाहिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी ने देश के लिए मंगलसूत्र को कुर्बान किया। और मैं आपको बताऊं कि इनके एक बड़े नेता गिरिराज सिंह जी, सोनिया गांधी जी के ऊपर क्या कमेंट किया था, इन्होंने कहा कि ये गोरी चमड़ी है इसलिए कांग्रेस इनको नवाज रहा है। तो ये इस तरह की शर्मनाक, देखिए दोनों पक्षों की तरफ से होती है मुझे लगता है, लेकिन इसको बढ़ावा देने वाला कौन है? आज यहाँ 70 सालों से, इतने लंबे समय से, 50-55 साल से कांग्रेस राज कर रही है। क्या कभी हमने हिंदू मुस्लिम बांटने की या धर्म के मुद्दों पर राजनीति की है? हम हमेशा विकास पे और धरातल पर काम करते आए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी डर और भय से, हार से बौखलाई हुई है। इसलिए इनके नेताओं के बोल तो छोड़िए, आप देखिए कि किस सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, जिन्हें पूरा देश देखता है, प्रदेश सुनता है, हमारे भी प्रधानमंत्री, हमारे भी गृह मंत्री हैं, लेकिन इस तरह के अगर बयान देते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है। फिर एक होता है कि जब नेता एक क्षेत्र का संबोधन करता है, अगर उसको 100 लोग 1000 लोग देखते हैं तो उसकी भाषा से वो क्या सीखता है, फिर उसके ऊपर पलटवार क्या होगा? मैं मानती हूँ कि ओमकार सिंह जी ने जो भी कहा हो वो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इन्होंने तो जनाजा निकालने की दी, मतलब आप किसी जिंदा व्यक्ति को आप कहते हैं कि मैं आपका जनाजा निकाल दूं। जनाजा की डेफिनेशन आदरणीय गृह मंत्री जी को मालूम है, तो इस पर किस प्रकार की टिप्पणी हो सकती है? जी हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अजय धावले जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और रोशनी यादव जी ने अपना पक्ष रख दिया है। रोशनी यादव जी का कहना है कि जो ओमकार सिंह मरकाम ने कहा ये प्रतिक्रिया स्वरूप थी। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजगढ़ आए और जो उन्होंने जनाजा निकालने का जो बयान दिया, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप ये बातें कही हैं। ऐसे में जी अजय धावले जी, देवेंद्र जी मुझे लगता है भारत की राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसा जिन्होंने राजनीति का स्तर गिराया ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति थे जो आतंकवादियों को जी करके संबोधित करते थे। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद में सार्वजनिक रूप से बाहर आकर कहा था कि हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी रात भर रोई है जो बाटला हाउस में आतंकी मारे गए थे। तो आप इन लोगों के प्रति राजनीतिक शुचिता की भाषा की अपेक्षा करते हैं। इन लोगों ने देश की राजनीति को स्तर को जो आज नीचे गिरा दिया है, मुझे लगता है आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखी है वो बात एक ऐसे नेता के लिए कही है जो बार बार
देश की जनता से, प्रदेश की जनता को सांप्रदायिकता के मोड़ पे ले जाने का प्रयास किया है जिस व्यक्ति ने। दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति है जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू के टैग के साथ साथ मध्य प्रदेश का मान अगर देश में कहीं गिरने की बात आती है तो दिग्विजय सिंह, आप यूपीए 1 और यूपीए 2 का एरा याद कर लीजिए देवेंद्र जी। एक व्यक्ति अपने बयानों से, अपनी सुर्खियों से, हिंदू टेरर की संज्ञा से, मालेगांव बॉम्बार से, ऐसे अनेकों उसके उदाहरण है कि दिग्विजय सिंह ने देश की राजनीति की फिजा में जहर घोलने का काम किया है। अगर राजगढ़ की जनता से, क्योंकि राजगढ़ की मूलतः वो निवासी हैं, वहां की जनता से ये प्रश्न अमित शाह जी ने किया है कि आपके यहाँ के ये जो आशिक हैं, और ये वास्तव में देखिए कि वो संज्ञा क्या थी। ये जो मुस्लिम परस्त दिग्विजय सिंह जी हैं, उनके लिए कहना कि आशिक का जनाजा धूमधाम से निकलना चाहिए। और क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि देखिए पिछला चुनाव भोपाल से लड़े थे, बड़े हवन कराए और क्या क्या उन्होंने जतन कराए, लेकिन उसके बाद जनाजा ही क्यों? आप ये कह सकते थे कि धूमधाम से हराइए, एक बार फिर हराइए, ये भी कह सकते थे। देखिए देवेंद्र जी, राजनीति में भाषा की मर्यादा रखने का जो जवाबदारी है वो एक दल की नहीं होती है। अगर सामने वाले राजनीति की मर्यादा गिराएंगे तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है काउंटर में कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी। लेकिन तो काउंटर में ओमकार सिंह जी, देवेंद्र जी, कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट अमित शाह जी का यह था कि दिग्विजय सिंह जो बार बार कांग्रेस के लिए भी फजीहती का काम कर रहे हैं, उस दिग्विजय सिंह का राजनीति से ये संन्यास का समय है और वो धूमधाम के साथ में होना चाहिए। वहां से जनता से अपील की गई है। तो मुझे लगता है राजगढ़ की जनता इस बार 2 लाख वोटों से अधिक वोटों से दिग्विजय सिंह को हराकर जो जनाजा निकालने की बात है या उनको हराने की बात है, इसको सफलता, इसको पूरा कर देगी, चरितार्थ कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने राजनीति का स्तर गिरा दिया है, मुझे लगता है हम लोग उस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आज राजनीतिक रूप से नटोरियस एलिमेंट है। उन्होंने देश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से देश की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति के प्रति राजनीतिक शुचिता नहीं बनी। चलिए, अपने पक्ष रखा। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना दोनों प्रवक्ता के बयानों को, आपने सुना इनके जो पक्ष इन्होंने रखा उन्हें आपने सुना, साथ ही साथ आपने वो भी सुना जो नेताओं ने कहा। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति इसी तरह के बयानों से सुशोभित होगी? क्या अगर जो केंद्रीय गृह मंत्री को जनाजा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है तो कूटने शब्द का इस्तेमाल ओमकार सिंह मरकाम ने किया है? क्या लगता है इससे कि ये राजनीति कहां जा रही है? और इन्होंने कहा तो हम भी कहेंगे, ये परिपाटी क्या लगातार अब चलती रहेगी मध्य प्रदेश में? चलिए, रमेश शर्मा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम पुनः रोशनी यादव जी के पास आना चाहेंगे। रोशनी यादव जी, आपने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा, बहुत अच्छी तरीके से रखा और रखना भी चाहिए एक प्रवक्ता के रूप में। लेकिन क्या ये वही पार्टी है, गांधी जी की वही पार्टी है जो कहती थी कि अगर गांधी जी एक बार कहा करते थे कि अगर कोई एक झापड़ एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर देना चाहिए? क्या इसी तरह की भाषा का प्रयोग ओमकार सिंह मरकाम जी कर रहे हैं? क्या यही आदर्श कांग्रेस का है? रोशनी जी। कि कांग्रेस हमेशा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जिसने 1947 की आजादी के बाद हमारे कितने ही परिवारों ने, कितने ही नेताओं ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए खून बहाया है। तो मैं मानती हूं कि इस पार्टी ने तो हमेशा जमीन को सींचने का और देश को संवारने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज इससे पहले कभी राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा है। हमने हमेशा जो कांग्रेस ने राजनीति की है वो मुद्दों पर रह के की है। और आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी
अगर इस लोकसभा चुनाव में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जन जन तक पहुंच करके जो हमारे हक की बात है, आज जो देश प्रदेश जिस तरीके से जिन समस्याओं से जूझ रहा है, हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम किसान न्याय की बात कर रहे हैं, महिला न्याय की बात कर रहे हैं, युवा न्याय की बात कर रहे हैं, श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी न्याय की बात कर रहे हैं। तो हम अपने मुद्दों को लेकर के तटस्थ हैं। लेकिन अगर इनके पास मुद्दे नहीं है तो आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बोल बिगड़ रहे हैं। आपने देखा कि ऐसे भी दृश्य घट रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट देना पड़ता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप चाहे वो सूरत का दृश्य देख लें, खजुराहो में नामांकन निरस्त करा देते हैं सूरत में, और अभी अजय भाई काम को दिग्विजय सिंह की छवि को लेकर के बात कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में सबसे पहले महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है, पंचायती राज त्रिस्तरीय राज्य का गठन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने करवाया। उसमें जो है महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिला, सरपंच बनने का मौका मिला, जनपद सदस्य बनने का मौका मिला, जिला पंचायत बनने का मौका मिला। सूचना अधिकार पे उन्होंने काम किया और उन्होंने ही एक योजना चलाई थी जिसमें जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के मन में उतर के पूरे अधिकारी अमला को ले जाकर के जनताओं की समस्याओं से रूबरू होना और उस काम को करवाना। तो दिग्विजय सिंह जी अपने राजगढ़, अपने घर में, आज उनकी ये परीक्षा नहीं है, वहां राजगढ़ के लोग और कार्यकर्ता जनता खुश है कि हमारे बीच में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो अपने परिवार के नाते हमारे बीच में चुनाव लड़ने आए हैं। और मुझे लगता है बखूबी इस बात से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी जमीन पर रह करके किस तरीके पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। और उनकी शालीनता देखिए कि गृह मंत्री जितना बड़ा करके इतना निंदनीय बयान देकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो मौन रहते हैं और कुछ नहीं कहते। और कई बार होता है कि ठीक है कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करना, आज आप मध्य प्रदेश में देखिए कितनी बड़ी घटना घटित होती है। एक नाबालिग बेटी के कैसे जो है निंदनीय, मतलब घोर निंदनीय घटना, इस पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी, और लगातार आप देखें एनसीआर का रिकॉर्ड देखें, 31,000 से ज्यादा आपराधिक मामले इस प्रदेश में दर्ज होते हैं। हर रोज कम से कम 80 से 85 महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं हर रोज दर्ज होती हैं। हर 3 घंटे में एक घटना दर्ज होती है। इन लोगों को ये नजर नहीं आता। और आपको याद होगा कि ये तो नेताओं पे कटाक्ष करने की बात आ गई। इनके मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी एक कार्यक्रम में जाते हैं और वो राशन को लेके कुछ बोल रहे होते हैं, जरा उसको भी देखिएगा। और ये खुद कहते हैं जनता से, अरे क्यों फोकट का राशन लेने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये इनकी भाषा है। तो ये अपने शब्दों पर जो मर्यादित, आप सत्ता में रह करके आप में कोई मर्यादा नहीं है, तो आप संदेश क्या दे रहे हैं इस देश प्रदेश को? आज लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, आप इस पर चिंता नहीं करते। देवेंद्र जी मुझे ठीक है, रोशनी जी हम आपके पास आएंगे, रोशनी जी हम आपके पास आएंगे। धावले जी। देवेंद्र जी, रोशनी जी को कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है। लोकतंत्र की हत्या या अपने वरिष्ठ चुनी हुई सरकार का मजाक किस प्रकार से बनाया जाता है, ये राहुल गांधी जी का एक पुराना वीडियो है जिसमें सरकार द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस प्रेस के समक्ष फाड़ रहे हैं। दूसरी बात, राजगढ़ की अगर जनता की करे तो राजगढ़ की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई को चुनाव हरा दिया है, और कितने वोटों से हरा है उसका भी आप पता कर लीजिए। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन मात्र 4,500 वोटों से चुनाव जीते। तो वहां की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से दिग्विजय सिंह के परिवार को और मिस्टर बंटाधार वाली छवि को अपना जनादेश के माध्यम से उत्तर देते आई है। रही बात आप राजनीति में उत्तरों की कर रही है, राजनीति में भाषा की कर रही है, तो राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया था प्रधानमंत्री जी के लिए, तू तड़ाक की भाषा का उपयोग किया है आपके राहुल जी ने। अगर आपको राजनीति में शुचिता रखनी है तो वास्तव में जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में संयमित भाषा का उपयोग करना सीखिए रोशनी जी। दूसरी बात, आज आपके ओमकार सिंह मरकाम जी ने जो कहा है, निश्चित ही मुझे लगता है देश के गृह मंत्री जी ने जिस कंटेक्स्ट में कहा था उस कंटेक्स्ट को आपके ओमकार सिंह मरकाम जी ने बिगाड़ दिया। देखिए राजगढ़ में वहां की जनता से संवाद हो रहा था, लेकिन आप देश के गृह मंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। वहां की जनता
और मंडला की भी जनता अपने जनादेश के माध्यम से उत्तर दे देंगी, राजगढ़ की जनता भी अपने जनादेश के माध्यम से उत्तर दे देंगी। ठीक है, वो तो जनता पे छोड़ दीजिए कि कौन किसको उत्तर देगा धावले साहब, लेकिन वैसे रमेश शर्मा जी के पास हम आना चाहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद रोशनी यादव जी कहीं और डिबेट में जुड़ने जाने वाली हैं, इसलिए अपना पक्ष जरूर रख लें आप जल्दी से। मुझे अजय जी की खैर आवाज नहीं सुनाई दे रही है और इधर से भी, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी ने कम बैक किया है, और चूंकि भाई बता रहे हैं कि चुनाव, तो 2 चुनाव वो वहां से जीते हैं, और राजगढ़ की जनता इस बात को लेकर के खुश है कि हमारे बीच में हमारे नेता एक कार्यकर्ता के रूप में, और आपने स्वयं देखा होगा कि सुबह से उनकी दिनचर्या होती है, रात दिन वो जमीन पे काम कर रहे हैं, एक एक घर घर जाके कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। तो वो जमीन पे जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक मुख्यमंत्री होकर के और इस तरीके से जनता के बीच में जाना, कैंपिंग करना और लोगों के मन में उतरना, और मुझे लगता है ये राजगढ़ की जब जीत होगी तो इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि जनाजा किसका जाने वाला है, क्योंकि ये शब्द उचित नहीं है। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो है दिग्विजय सिंह जी को जाना चाहिए। शिवराज जी ने यहाँ कितना काम किया, मध्य प्रदेश की बेटियां तो मामा कहती थी, इन्होंने तो पोस्टर से ही उड़ा दिया, मतलब कितना सम्मान कर रहे हैं। और वो खुद एक मंच पे रोकर के कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे चरणों को कमल के समान पूजते थे, और आज वो दृश्य देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, उस प्रकार से जो है शिवराज जी को पोस्टर से गायब कर दिया। तो असम्मान और ये अनुशासन और शिष्टाचार की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, ये सही मायने में मुझे नहीं लगता कि उस परंपरा को ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी आपके चैनल से कि कम से कम गृह मंत्री और सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी के पद पर, ऐसे पदों पर मनोनीत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्हें देश की लाखों करोड़ों जनता देखती है, कम से कम आपको अपनी शब्दों की मर्यादा को नहीं गिराना चाहिए। आप मुद्दों पर प्रहार करें और मुद्दों से अपने चुनाव को जीतें, क्योंकि आज दृश्य अलग है। और आप देखिए कि इनकी सत्ता में जो है किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, प्रथम चरण, दूसरा चरण। इसलिए जो बौखलाहट, डर और जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, वो बयानों में इनके बोल भी लड़खड़ा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी मर्यादा रख के मुद्दों पर चुनाव लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, मर्यादा दोनों को रखनी चाहिए, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। बड़ी देर बाद मौका मिला। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं आपसे कि कुछ तकनीकी खामी के चलते हम आपके पूरे जो प्रश्न आपसे करने थे वो हम नहीं ले पाए, लेकिन अब तकनीकी जो गड़बड़ी थी उसे ठीक कर लिया गया है। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और सवाल वही है, वही पुराना सवाल है कि वास्तव में मध्य प्रदेश की राजनीति का क्या होगा। जी आ तो रही है, लेकिन कुछ खड़खड़ाहट के साथ आ रही है। सर, अगर आप हेडफोन निकाल दें मोबाइल से तो शायद आपकी आवाज और अच्छी तरीके से यहां पहुंच जाए। जी, तो मोटे तौर पर प्रजातंत्र के साथ जो कहीं ना कहीं गरिमा आनी चाहिए थी शब्दावली में, नेताओं के भाषणों में, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि गरिमा बढ़ने के बजाय समय के साथ गरिमा गिर रही, ये दोनों पक्षों की तरफ है। अब दूसरा जो आज का हमारा विषय है, अमित शाह जी के वक्तव्य के बाद जो मरकाम जी का वक्तव्य है, वो जो बयान उन्होंने दिया था वो एक व्यंग का, शेर का टुकड़ा है कि आशिक का जनाजा है जहाँ घूम से निकले। उसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे और हो गई, जो लड़की की शादी कहीं और हो गई थी और ये रोता हुआ रह गया था, उस आधार पर वो एक प्रकार का व्यंग का है। और उसको हंसते हुए अमित शाह ने कहा था, उस पर जो दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था वो उसी शैली में आया था। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद किया था और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के भाषण में मेरा इतनी बार नाम लिया, मैं उनका आभारी हूँ।
तो जिस शैली में अमित शाह जी ने कहा उसी शैली में दिग्विजय सिंह का उत्तर आया था, तो इस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। मरकाम जी को उस पर आज उसको नहीं छोड़ना था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है, जो टूटना शब्द उन्होंने उपयोग किया हुआ है, स्वाभाविक रूप से ये शब्द उस गरिमा के अनुरूप तो नहीं है। लेकिन अब चूंकि मरकाम जी जो है वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे वनवासी भाई बंधु हैं, उनकी शब्द कोई जरा कम रहता है, भावनाएं प्रबल रहती हैं, उस आधार पर उन्होंने कह दिया है। तो मरकाम जी की जगह कोई अगर कोई दूसरा उपयोग करता तो जरूर मैं उस पर टिप्पणी करता, लेकिन अब चूंकि आदिवासी समाज से आते हैं, फिर चूंकि राजा साहब के प्रति वो बहुत ही अनन्य, दिग्विजय सिंह जी के प्रति बहुत ही अनन्य आभारी रहते हैं, उनके एक प्रकार से अति निकटतम लोग में से माने जाते हैं। तो कई बार राजा की सहानुभूति लेने के लिए भी जो उनके अनुयायी होते हैं, वो भावना के अतिरिक्त कुछ शब्दावली का उपयोग करते हैं। और अगर आपने देखा होगा वो वीडियो, मरकाम जी ने ये वाक्य कह करके पलट करके दिग्विजय सिंह जी की तरफ देखा, तो उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कई बार जो अनुगामी होते हैं राज परंपरा के, वो अपने राजा के रुख और उसकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो मरकाम जी का जो टूटने का शब्द है, तो उसी शैली का है, एक वनवासी व्यक्ति का टूटने का शब्द है, तो राजा की प्रशंसा खुशामद में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। तो इसको इसी ढंग से हल्के रूप में लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हल्के रूप में ही लिया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के नेताओं को भी थोड़ी सी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के बिगड़े बोल हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को क्या होता जा रहा है, नेता एक दूसरे पर किस तरह के आक्षेप, किस तरह के बोल, किस तरह की भाषा, किस तरह की शब्दावली और किस शैली का प्रयोग कर रहे हैं, ये खुद नहीं समझ में आता। क्या इससे वोट बैंक बढ़ जाएंगे? ये विचार करने वाली बात है कि अगर आप किसी दूसरे नेता को कुछ गलत शब्दों से नवाजोगे तो क्या आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि वोट की राजनीति हो रही है, और अगर गलत शब्दों के इस्तेमाल से वोट में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति बशर्ते भारत की राजनीति को धक्का लगता है। इसलिए चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता, इन दोनों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आप अगुवा हैं और आपको देख करके ही आपके जो पीछे लोग हैं वो भी इस तरह की भावनाएं विकसित करेंगे। अगर आप गाली देंगे तो निश्चित ही किसी न किसी दिन आप भी गाली खाएंगे। तो गाली देना और गाली सुनना दोनों नहीं होना चाहिए। और ये न्यूज़ार निवेदन करता है मध्य प्रदेश के, खासकर मध्य प्रदेश के नेताओं से, कि भाषा की गरिमा, राजनीति की गरिमा, मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।